डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग जो आपके साथ डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उसको कंक्लूड करेंगे। आपको बता दिया गया है, सबसे पहले हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। सॉइल प्रिपरेशन के बाद आप देखे थे कि सीड का सिलेक्शन होगा और सीड को सोन करेंगे फील्ड में। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे इरिगेशन, और इरिगेशन का दोनों टेक्निक आप ऑलरेडी पढ़े थे। उसके बाद आप याद रखेंगे वीडिंग, और यह एक सीक्वेंस में होगा। जैसे अभी हम लोग रिकॉल किए, 2-3 टेक्निक, 2-3 प्रैक्टिसेस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज यहाँ से शुरू करते हैं। यह जो प्रोसेस है वीडिंग, इसको जानने से पहले आपको यह टर्म समझना होगा कि व्हाट आर वीड्स। यह वीड्स किसको कहते हैं। आप याद रखेंगे कि वीड्स आपका अनवांटेड प्लांट है, अनडिजायरेबल प्लांट, अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। मेन क्रॉप के साथ साथ जो ग्रो कर गया है अनवांटेड प्लांट, अनडिजायरेबल प्लांट, उसको हम लोग बोलते हैं वीड्स। अब बात है कि वीड को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, या अनवांटेड प्लांट है, सिर्फ इसीलिए नहीं, और भी कुछ वजह होना चाहिए। व्हाई वी वांट टू रिमूव द वीड्स। वीड को क्यों रिमूव करना है। आप याद रखेंगे कि वीड्स जनरली, या 3-4 पॉइंट जो हम लोग मेंशन करेंगे, इसको आप निश्चित तौर पर दिमाग में रखना है। वीड्स जो है इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन मतलब कि यह बहुत जल्दी, कम समय में ही मैच्योर हो जाएगा। जैसे मैच्योर होगा आप जानेंगे कि इसमें फ्लावरिंग हो जाएगा, फ्लावर्स यह देगा, और यही फ्लावर फिर फ्रूट बनाएगा, और यहाँ से फिर सीड्स। याद रखेंगे कि इसमें सीड का फॉर्मेशन आपके मेन क्रॉप से पहले हो जाता है, जो वीड्स है उसमें। साथ ही साथ यह जो फ्लावरिंग है इसमें, यह ए लॉट ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करेगा। परिणाम क्या होगा कि इसमें सीड्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। आपका मेन क्रॉप तब तक इमैच्योर ही होगा जिस एज में यह फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा, सीड्स बहुत ज़्यादा बनाएंगे। परिणाम क्या होगा कि फिर से बहुत ज़्यादा सीड आपके क्रॉप में, आपके उस एग्रीकल्चरल लैंड में, फिर नेक्स्ट सीजन में और ज़्यादा वीड्स ग्रो करेगा। वीड्स के लिए हम लोग फील्ड को प्रिपेयर नहीं किए थे, इससे पहले जो भी आपका स्टेप्स था। आप क्यों उसको प्रिपेयर किए थे? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। लेकिन यह जो आपके क्रॉप्स हैं उनके तुलना में यह ज़्यादा इफिशियंट है वीड्स। याद रखेंगे सिर्फ यही नहीं, एज वेल एज जो वीड्स है वह कंपीट करता है विद द क्रॉप्स। कंपीट मीन्स कंपटीशन होता है क्रॉप के साथ। फॉर द, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, एज वेल एज एयर के लिए, जिसमें आप याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मिनरल्स के लिए। जो भी हमारा क्रॉप है जो मेन फील्ड में था, उसके साथ अब वीड कंपीट करेगा। इसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा? इसका जो इफेक्ट है वह एडवर्स होगा, विपरीत असर पड़ेगा आपके क्रॉप पर, कि आपका प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा मेनी टाइम्स, बहुत ही कम उत्पाद बचेगा आपके फील्ड का। अब याद रखेंगे कि इस वीड को रिमूव कब करना है, कभी भी नहीं हटा देना है। याद रखेंगे कि वीड हटाने का एक प्रॉपर वे है, प्रॉपर तरीका है, और हटाने का एक प्रॉपर टाइम है। जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग्स और बिफोर द फ्लावरिंग्स। जस्ट का कोई मीनिंग नहीं है, फ्लावरिंग से पहले कभी भी हटाने से मेरा मतलब था कि ऐसा नहीं कि उसको आप छोड़ दें, जब वह फ्लावर दे दे, मैच्योर हो जाए, तब हम लोग वीड को हटाएं, तो यह मीनिंगलेस प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको वीड को रिमूव कर देना है बिफोर द फ्लावरिंग। जब हमारा वीड मैच्योर हो उससे पहले ही उसको फील्ड से हटा देना है। अब याद रखते हैं कि वीड का जो रिमूवल है उसी प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं क्या? वीडिंग। व्हाट इज वीडिंग? रिमूवल ऑफ वीड्स। या वीड को जो हटाने का प्रोसेस है, यह प्रोसेस कहलाएगा क्या? वीडिंग। वीड को रिमूव करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? वीडिंग। यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि वीडिंग किया जाएगा कैसे। आप याद रखेंगे कि वीडिंग जनरली 2 टेक्निक 3 टेक्निक से किया जाता है। सबसे पहला जो टेक्निक है मैनुअली, जिसमें हम लोग खुद ट्रॉवेल के मदद से, जिसको हम लोग खुरपी बोलते हैं, उसके मदद से वीड को अपरूटेड कर देते हैं। अपरूटेड का मतलब है जड़ सहित उखाड़ना, या फिर प्लगिंग करते हैं, टिलिंग। सॉइल को टिलिंग करके, प्लग करके छोड़ देते हैं सन के एक्सपोजर में। जो आपका वीड्स है वह सूख जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने क्रॉप में, अपने क्रॉप के सीड को सोन करेंगे। या फिर कुछ केमिकल्स हैं जिसको बोलते हैं वीडिसाइड्स। साइड्स आपको ऑलरेडी बताया गया था, किलर। जो वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट है, उसको किल करने के लिए कुछ केमिकल का भी हम लोग यूज करते हैं। उन केमिकल के मदद से हम लोग वीड को रिमूव कर सकते हैं, वीड को हटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। कुछ नाम आप याद रखेंगे, जैसे MCPA, यह केमिकल है। 2,4-D याद रखेंगे, 2,4-D, ये सभी वीडिसाइड्स हैं जिनके मदद से हम लोग वीड को रिमूव करते हैं, वीड को फील्ड से, मेन क्रॉप लैंड से हटा देते हैं। और यह जो रिमूविंग का प्रैक्टिस है, यह कहलाएगा क्या? वीडिंग।
आई होप कि आप रीडिंग समझे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, उस पर हम लोग आते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन, यह वर्ड से ही क्लियर है कि जो मेरा मेन क्रॉप है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। आप ध्यान रखेंगे शुरू से ही स्टूडेंट्स, जब हम लोग सीड सोन करते हैं, आपको बताया गया था कि सबसे पहले सीड को ट्रीट किया जाता है विद द फंजीसाइड्स। इट इज़ लाइकली, ऐसा हो सकता है कि आपका जो सीड है वो अफेक्टेड हो। यही वजह है कि हम लोग सीड को सोन करने से पहले ही ट्रीट कर देंगे। उसके बाद आप अपने क्रॉप में, आपका जब क्रॉप मैच्योर हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा एनिमल है, जैसे मान लीजिए यह आपका क्रॉप लैंड है, तो आप इसको प्रॉपर फेंसिंग करते हैं। चारों तरफ से बार्स के द्वारा इसका फेंसिंग किया जाता है, घेरा लगाया जाता है, सो दैट जो आपके एक्स्ट्रा एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल है, जो हर्बीवोर्स हैं, वह आपके क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचा सके, आपका जो प्रोड्यूस है वह बर्बाद ना हो। एज वेल एज अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे निश्चित तौर पर लोकस्ट के बारे में। लोकस्ट याद रखेंगे, यह ग्रास सुपर फैमिली का ही है, टिड्डा जिसको बोलते हैं। यह पूरे अनाज को एकदम नष्ट कर देता है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग मैकेनिज्म अपनाना होगा। अगर लोकस्ट से हमको बचना है तो आप जानते हैं, न्यूज में आप ऑलरेडी पढ़े हैं कि इसके लिए हमको तेज साउंड प्रोड्यूस करना होता है। अगर हमको बर्ड से बचना है, चिड़िया से, बर्ड से, तो इसके लिए आपको स्केयर क्रो, कुछ इंस्ट्रूमेंट है आप जानते हैं ऑलरेडी, जो डमी होता है, ह्यूमन का मिमिक करता है, लोग उसको अपने फील्ड में लगा देते हैं, और बर्ड्स जो है उनको लगेगा क्या कि यह तो कोई आदमी है, इंसान है, वो आपके क्रॉप में इंटर नहीं करेगा, आपके क्रॉप लैंड में इंटर नहीं करेगा। इस तरह से कुछ टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, क्रॉप को बचाते हैं। क्लियर है? अब चलिए, जब हमारा क्रॉप मैच्योर हो गया, जब पूरी तरह से क्रॉप हमारा मैच्योर हो जाएगा, तब हम लोग उसको फील्ड से गैदर करेंगे। और यह जो ऑब्टेंड करना है मैच्योर क्रॉप का या क्रॉप प्रोडक्ट का फील्ड से, इस प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग। आप याद रखेंगे व्हाट इज हार्वेस्टिंग, तो यहाँ निश्चित तौर पर इस पॉइंट को याद रखें। हार्वेस्टिंग मीन्स टू गैदर, टू कलेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम द फील्ड। फील्ड से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जो हमारा क्रॉप यील्ड है, उसको कलेक्ट करना कहलाएगा हार्वेस्टिंग। क्लियर है? हार्वेस्टिंग भी आप अनेक टेक्निक से करते हैं। एक ट्रेडिशनल टेक्निक है सिकल के मदद से, जिसको हंसुआ बोलते हैं, उसके मदद से हम लोग अपने जो क्रॉप है उसको कट करके कलेक्ट करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं। या फिर एक मशीन आता है जिसको आप जानते हैं हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, मशीन का नाम हो जाएगा हार्वेस्टर। तो यह बेसिकली है क्या, कलेक्शन करना, जो भी हमारा प्रोड्यूस है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसको इकट्ठा कर लेना, गैदर करना, यह कहलाएगा क्या, हार्वेस्टिंग। इसके लिए 2 पॉइंट आपको बताएं। हार्वेस्टिंग के बाद आप याद रखते हैं, जैसे इसमें 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे पहला क्या कि आपके स्ट्रॉ से ग्रेन को निकालना। ध्यान से इस पॉइंट को सुनेंगे। स्ट्रॉ से ग्रेन को रिमूव करना, अनाज को निकाल लेना, यह प्रोसेस कहलाएगा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के लिए भी 2-3 टेक्निक है। पहला क्या, विद द हेल्प ऑफ थ्रेसर्स, जिससे हम लोग सिर्फ ग्रेन को रिमूव कर लेते हैं। एक मशीन आता है जिसको बोलते हैं कंबाइन, यह याद रखेंगे, कंबाइन शब्द ही है 2 का मिलके बना हुआ। यह दोनों काम करता है, हार्वेस्ट भी कर लेगा और साथ ही साथ आपके ग्रेन को भी रिमूव कर देता है स्ट्रॉ से। इसीलिए तो इस मशीन को बोले कंबाइन। यह दोनों काम करता है। बड़े स्केल पर जनरली हम लोग कंबाइन का यूज करते हैं, अगर लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन हो रहा है तब। इसके बाद याद रखेंगे, जब ग्रेन आपका निकल गया तो इस ग्रेन में यह लाइकली है कि कुछ काप्स होंगे, माइन्यूट पार्टिकल्स होगा, काप जिसको आप बोलते हैं। और इसमें साथ ही साथ क्या है, आपका फूड ग्रेन्स है, अनाज है। अब किसान इसको क्या करेंगे, एक सर्टेन हाइट से रिदमिकली उसको फॉल डाउन कराते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जैसे ही नीचे की ओर गिरेगा, आप क्या जानेंगे कि हवा के झोंकों के कारण यह जो आप देख रहे हैं रेड कलर से हम यहाँ अंकित किए हैं, यह काप है, यह काप का ढेर दूसरे जगह लग जाएगा। इस तरह से यहाँ काप का हीप हो जाएगा और यहाँ आपके फूड ग्रेन्स। इस तरह से बड़े ही इजीली आप क्या करते हैं, अपने फूड ग्रेन को सेपरेट कर लेते हैं काप से। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, विनोइंग। यह विनोइंग है। तो हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, यह तीनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। पहले तो हम लोग अपने क्रॉप को जब मैच्योर हो जाए तब कट करके गैदर कर लेते हैं, उसके बाद फूड ग्रेन को निकालते हैं और फिर फूड ग्रेन को पार्टिकुलरली सफाई जिसको आप कहें करना, उसके काप्स को रिमूव कर देना, यह कहलाएगा क्या, विनोइंग। तो यह 3 प्रोसेस आपका ऑलरेडी क्लियर है। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर। जब हमारा फसल बनके तैयार हो गया,
जब पूरी तरह से हम लोग जो भी एफर्ट लगाए थे, मेहनत लगाए थे टोटल अपने यील्ड के लिए, प्रोड्यूस के लिए, वो अब हमारे पास है। अब आप जानिए इस स्तर पर अगर हमारा जो फूड है, जो आपका फूड ग्रेन है, वह अगर इस स्तर पर बर्बाद हो तब यह कितना ज़्यादा पेनफुल होगा, कितना ज़्यादा कष्ट देगा। अपने देश में करीब करीब 9 to 10% जो टोटल अनाज है, 9 से 10% जो टोटल फूड ग्रेन से अनाज है वह बर्बाद हो जाता है स्टोरेज के पर्पज से। आप याद रखेंगे कि यह स्टोरेज 3 स्केल पर किया जाता है, 3 स्तर पर। सबसे पहला जहां पर इसका उत्पादन हुआ है वहां फार्मर्स, जो आपके घर में जैसे उत्पादन हुआ, आपके घर में जैसे अनाज का प्रोडक्शन हुआ, तो हम लोग लोअर लेवल पर, कम स्तर पर अपने घर में ही स्टोर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं रूरल स्टोरेज, ग्रामीण स्तर पर। यहाँ पर आप देखेंगे क्या, मिट्टी का बना हुआ बीन जिसको आप बोलते हैं क्ले बीन्स, या फिर मेटलिक बीन्स, छोटे छोटे बीन्स, उसमें हम लोग, या फिर इसमें गनी बैग्स का भी यूज हो सकता है कम स्केल पर, और हम लोग अपने फूड ग्रेन को यहाँ पर स्टोर करेंगे। क्लियर है? लेकिन यह बहुत ही छोटे स्केल पर। फिर आप देखते हैं क्या, जो आपके ट्रेडर्स हैं, जो आपके व्यापारी हैं, वह लोग इसका यूज करते हैं। ट्रेडर्स, व्यापारी जो इंटरमीडिएट होते हैं, मध्यस्थ करते हैं, और वह जनरली गोडाउन में स्टोर करते हैं, उनका बड़ा बड़ा गोडाउन होगा, वहाँ पर वह स्टोर करेंगे। और फिर तीसरा जो स्टेप है आपका, थर्ड लेवल, उसको बोलते हैं FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और यहाँ आप याद रखेंगे विद द हेल्प ऑफ सिलोस एंड ग्रैनरीज, सिलोस और ग्रैनरीज के मदद से हम लोग बड़े पैमाने पर यहाँ फूड ग्रेन को स्टोर करते हैं। आप याद रखिएगा फूड ग्रेन स्टोरेज के समय में भी नष्ट होता है, आपको ऑलरेडी बताए हम, बड़े पैमाने पर लॉस्ट हो जाता है। मुख्य तौर पर जो रोडेंट्स है, चूहा वूहा, ये आप जानते हैं, वह आपके फूड ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्षति पहुंचाता है। इसके अलावा इंसेक्ट्स, इसके अलावा जर्म्स, यह सभी भी नष्ट करता है। तो हम लोग क्या स्टेप्स ले, क्या हमारा उद्देश्य है कि बर्बाद ना हो, उसको पूर्ति करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, उस पॉइंट पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले जैसे ही आपके पास हार्वेस्ट आ गया, आपका उत्पादन आपको मिल गया, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान से समझेंगे कि आप अपने ग्रेन को सनशाइन में सुखाइए, सन के एक्सपोजर में। याद रखेंगे यह तब तक करना है जब तक कि फूड ग्रेन में 14% से ज़्यादा, 14% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए आपके फूड ग्रेन में। आप उसको सुखाएंगे, कब तक सुखाएंगे, 14% बाय वेट, इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर मॉइस्चर हमारे सीड ग्रेन में है तब हमारा सीड ग्रेन स्पॉइल हो जाएगा, बर्बाद हो सकता है मॉइस्चर के कारण, जर्म्स का ग्रोथ होगा। एज वेल एज यह भी याद रखते हैं कुछ पेरिसेबल फूड आइटम्स हैं, ऐसे फूड आइटम आप जानते हैं जैसे आलू है, पोटैटो, अनियंस, उसको हम लोग स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोरेज में, आपको बताया गया होगा। नहीं तो आप निश्चित तौर पर इस पॉइंट को याद रखें, जैसे आपके घर में फ्रिज है, आप देखते हैं ना कि वहाँ पर फूड का स्पॉइलेज नहीं होता है। कुछ भी खाना बन गया अगर हम लोग फ्रिज में रख दें तो हमारा भोजन सुरक्षित रहता है। एक्चुअली जो आपका फ्रिज है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर वर्क करता है। माइक्रोब्स का ग्रोथ सबसे मैक्सिमम होता है 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक। माइक्रोब्स का मेनली जो ग्रोथ है, मैक्सिमम ग्रोथ, ये इसी टेम्परेचर पर होगा, 30 to 40। हम लोग कोल्ड स्टोरेज में करते क्या है, वहाँ टेम्परेचर उस गोडाउन का लोअर होता है, और आपका जो पोटैटो है, ओनियन है, जो पेरिसेबल फूड आइटम्स है, वह बर्बाद नहीं होगा। कुछ याद रखेंगे, केमिकल्स के मदद से भी यहाँ हम लोग स्टोर करते हैं अपने फूड ग्रेन्स को। डोमेस्टिक लेवल पर, जो आपका घर है उस लेवल पर हम लोग, जैसे आपका ड्राई नीम लीफ है, सूखा हुआ नीम का पत्ता, टर्मेरिक, गार्लिक, उसके मदद से भी हम लोग अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं। अपने भोजन को, फूड करने का अर्थ यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर फूड ग्रेन का बात हो रहा है, उसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए, तो ये याद रखेंगे कि स्टोरेज के लिए कुछ और भी पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं। जैसे कभी भी हम लोग अपने अनाज को फर्श पर डायरेक्ट नहीं रखेंगे, फ्लोर पर डायरेक्ट नहीं रख देंगे, नहीं तो मॉइस्चर फिर से गेन कर सकता है। और भी पॉइंट याद रखेंगे कि रूम आपका ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, एरिएटेड रूम होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए ये आपका गोडाउन है, तो इसके बीच में जैसे ये हमारा गनी बैग्स है, ध्यान से एग्जाम्पल को समझिए, यह गनी बैग्स है, इस तरह से रोज में लगाएंगे। याद रखना है कि सबसे नीचे जैसे वुडन ब्लॉक दे देंगे, वुडन ब्लॉक। यहाँ आप देख रहे हैं ना कि गैप है चारों तरफ से, कभी भी यह आपके कोई वाल से या रूफ बोलते हैं, या आपके फ्लोर से कनेक्टेड नहीं होगा। समय समय पर हम लोग फ्यूम के मदद से, फ्यूम्स मतलब होता है धुआं, फ्यूमिगेशन या प्रोसेस हो जाएगा, फ्यूमिगेशन।
आप जानेंगे लेटर ऑन कि फ्यूम के मदद से हम लोग इसमें पूरा धुआं के द्वारा केमिकल से स्प्रे कर देते हैं। क्योंकि लिक्विड है या सॉलिड है, वह केमिकल सभी जगह नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपका जो यह फ्यूम है यह बड़े आसानी से सभी जगह पहुंच सकता है। अगर कहीं गलती से जर्म्स माइक्रोब्स आ भी जाए वह भी नष्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके अपने फूड ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं और स्टोरेज के दौरान होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि पूरा उत्पादन होने के बाद, फाइनल प्रोडक्ट आने के बाद अगर लॉस है तो ये बहुत दुखदाई होगा, पेनफुल होगा। खैर चलिए स्टूडेंट्स, ये स्टोरेज के बाद हम लोग अब बात करते हैं कुछ बेसिक सा पॉइंट का। आप याद रखेंगे, इसके पहले भी आपको बहुत बार बताया गया है कि अपना जो विश्व है उसका पॉपुलेशन ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रहा है, अलार्मिंग रेट पर बढ़ रहा है। हम लोग 7 बिलियन पार कर चुके हैं। अपने देश का भी पॉपुलेशन आप ऑलरेडी जानते हैं 130 करोड़ प्लस है। तो इतना पॉपुलेशन वर्ल्ड को, सभी को प्रॉपर अमाउंट में फूड मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वह मैनी फोल्ड बढ़े, बहुत गुना बढ़ना चाहिए। आप याद रखेंगे पहले अनाज का जो उत्पादन है यह बहुत कम होता था, लेस क्वांटिटी में। इसका कारण बहुत सारा था, जिसमें सबसे मेजर जो रोल है आपका सीड, यह उत्तम क्वालिटी का नहीं था, हाई यील्ड वैरायटी नहीं था सीड का। तो सबसे पहला बात यह कि हम लोग सीड का सिलेक्शन करें, हाई यील्ड वैरायटी सीड। और यह हाई यील्ड वैरायटी पहले तो बनेगा तब ना सिलेक्शन करेंगे। यह बनाने का श्रेय जाता है 2 साइंटिस्ट को, आप याद रखेंगे, बर्लॉग, डॉक्टर NE बर्लॉग एंड दूसरा MS स्वामीनाथन। इन दोनों को बोलते हैं फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। यह जो आपके MS स्वामीनाथन है, नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हम लोग जनक मानते हैं इनको। इनका बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। जब आप 9 क्लास में जाएंगे तो इनके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस तरह से उनका क्या काम है। हालांकि कुछ बेसिक आप याद रखें, जैसे मैक्सिको ब्रीड का NE बर्लॉग ने कल्चर किया था और हाई यील्ड वैरायटी ऑब्टेंड किया था वीट का, गेहूं का, यह याद रखेंगे। और फिर उसी को ट्रीट किया, उसी को फिर गामा रेडिएशन से उसके कलर को बदल दिया था MS स्वामीनाथन ने। यह सब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस हो यह टर्म, लेकिन आप याद रखेंगे बेसिक बात यह कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो हमारे सीरियल्स हैं, जो अनाज हैं, फूड ग्रेन्स है, मेन तौर पर आपका वीट, गेहूं, इसके प्रोड्यूस को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया गया, मेनी फोल्ड इंक्रीज कर दिया गया, बहुत गुना बढ़ा दिया गया। यही वजह है कि इसको हम लोग बोले हरित क्रांति ला देना, सडनली कोई चीज़ हो जाता है, और यह लाभकारी था ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आप याद रखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, इसके जनक कौन कौन है, डॉक्टर NE बर्लॉग, और फिर हम लोग नाम की निकालिए स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। एक्चुअली वह जेनेटिक्स थे। चलिए फिर लेटर ऑन मूव करते हैं। प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए जैसे यह ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उसी तरह से कुछ और भी बेसिक पॉइंट है, जैसे क्रॉप रोटेशन। आप याद रखेंगे क्या, जैसे यह आपका क्रॉप है, ध्यान से सुने, यह आपका क्रॉप फील्ड है। अब इसमें एक पार्टिकुलर सीजन में हम लोग खास तरह के क्रॉप को ग्रो कराएं। जैसे मान लीजिए कि आप विंटर के दौरान, विंटर को हम लोग क्या बोले थे, रबी क्रॉप सीजन, ये रबी सीजन है। इसमें आपने क्या किया, अपने फील्ड में वीट का कल्चर किया, वीट को ग्रो कराया। फिर अगले साल फिर से विंटर में आप अगर यही काम किए, फिर से वीट, फिर अगले साल विंटर में फिर से वीट, उसी फील्ड में, एक ही फील्ड में। तो धीरे धीरे आपका जो यह फील्ड है इसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, उसमें माइक्रोब्स ग्रो करने लगेंगे ज़्यादा, वीट से ज़्यादा ग्रो करेगा। ग्रेजुअली उसका जो क्षमता है फील्ड का वह कंपैरेटिव तौर पर कम हो जाएगा, रिड्यूस होगा। तो करना क्या है कि हमारा फील्ड का जो प्रोड्यूस है वह मेंटेन रहे। उसके लिए आप याद रखेंगे कि क्रॉप रोटेशन टेक्निक का हम यूज करते हैं। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? अल्टरनेट सीजन में अल्टरनेट क्रॉप को ग्रो कराना इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप को ग्रो कराना। इसका मतलब क्या है, जैसे इस साल हम लोग रबी में वीट का कल्चर किए, वीट को कल्टीवेट किए, फिर आप जानेंगे रबी के बाद खरीफ, और खरीफ में जैसे हम लोग राइस ग्रो कराए हैं, तो अगले बार फिर हम लोग वीट के जगह पर कोई दूसरे क्रॉप को ग्रो करा ले। जैसे आप कोई भी पल्सेस, आप याद होगा आपको लिनसीड, मसूर, या कोई भी आप ग्रो करा सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा आपको, एक तो कि आपको डाइवर्सिटी यहाँ दिख जाएगा फूड ग्रेन का, एज वेल एज आपका जो सॉइल का कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वह मेंटेन रहेगा। आई होप कि यह बात आप समझे हो कि क्रॉप रोटेशन क्या है। इसके बाद का जो पॉइंट है आपका मिक्स्ड कल्टीवेशन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम बारीकी से समझें।
व्हाट इज मिक्स्ड कल्टीवेशन? आप याद रखेंगे एक ही क्रॉप लैंड में एक समय में साइमल्टेनियसली अगर एक से ज़्यादा क्रॉप को हम ग्रो करा ले, जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ ग्रो हुआ फिर यहाँ ग्रो हुआ, दो क्रॉप है या दो से ज़्यादा क्रॉप को एक ही क्रॉप लैंड में जो ग्रो कराते हैं, यह प्रैक्टिस कहलाता है मिक्स्ड कल्टीवेशन। मिक्स्ड कल्टीवेशन जैसे इसका एग्जांपल आप देखें, वीट के साथ किसान ग्रो करा लेते हैं मस्टर्ड। ध्यान से सुनेंगे, वीट एंड मस्टर्ड एक साथ। क्लियर है? इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो एक ही फील्ड में एक से ज़्यादा क्रॉप को हम लोग साथ साथ टुगेदर ग्रो कराते हैं, साइमल्टेनियसली ग्रो करा लेते हैं। यह प्रैक्टिस कहलाएगा मिक्स्ड कल्टीवेशन। इसका देखिए आप बहुत ही बेहतरीन एक एग्जांपल से, मान लीजिए यह प्लांट कोई भी अपटेक करेगा कोई खास तरह का न्यूट्रिएंट्स, हो सकता है कि इसका जो वेस्ट हो या दूसरे के लिए लाभकारी हो जाए। जैसे अगर आप एक उदाहरण ले ले लेग्यूम्स का, लेग्यूम्स क्या है आपको ऑलरेडी बताया गया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन यह करते हैं सॉइल में। जैसे ही आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन यह करेगा तो दूसरा प्लांट जो इसके साथ ग्रो होगा वह बड़े आसानी से बड़ी तेजी से ग्रो कर जाएगा, क्योंकि इसको तो नाइट्रोजन मिल गया और आपको क्या मिला, दो तरह का क्रॉप मिल गया। तो मिक्स्ड कल्टीवेशन भी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल वे है और यह एक और आपको मदद करता है एक और चीज़ों में। वह क्या है आपका, अगर एक क्रॉप फेल्योर हो जाए तो दूसरा से आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। आप लेटर ऑन इसके भी टाइप्स को देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है आपका फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात डिस्कस करेंगे। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा जो फूड का सोर्स है वह दो है, इधर वी ऑब्टेन्ड आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम द एनिमल्स। प्लांट के बारे में तो हम लोग बहुत बार डिस्कस किए, बहुत टॉपिक आपके साथ शेयर हुआ। अब हम लोग बात कर ले थोड़ा सा एनिमल के बारे में। एनिमल से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। एनिमल्स का जो हम लोग कल्चर करते हैं, अनेक तरह के एनिमल्स आप याद रखें, जैसे मुख्य तौर पर काऊ, बफेलो, गोट, सीप। इसके बाद आप फिश का कल्चर करते हैं मीट के लिए, आप फिर सीप है, गोट है। इसके अलावा वहाँ जो हम लोग शुरू में एग्जांपल दिए थे गाय भैंस का, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 6 में 7 में कि वह सभी दूध के सोर्स हैं, आप वहाँ से मिल्क ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद हम लोग जाने मीट के बारे में, फिश के बारे में। कुछ और टर्म है आप शायद भूल गए हो, याद रखेंगे। एपीकल्चर, जिसमें हम लोग हनी बी का कल्चर करते हैं, इंसेक्ट है वह, हनी ऑब्टेन करते हैं वहाँ से। और हनी क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं, फूड है सोर्स का, एज वेल एज एंटीसेप्टिक है, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है उसका। इसके अलावा आप ऑलरेडी जानते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स जैसे अभी हम लोग चर्चा किए। इसके अलावा सबसे बेसिक बात आप जानिए कि क्रॉप के अलावा जो मुख्य तौर पर आपके किसान डिपेंड है अपने देश में, वह डिपेंडेंट है किस पर, एनिमल्स पर। क्रॉप के अलावा जो डिपेंडेंसी है हम लोग का वह किस पर है, एनिमल्स पर। एनिमल में मुख्य तौर पर नाम आता है किसका, आप याद रखेंगे, काऊ एंड बफेलो का। अपने देश में एक ऑपरेशन चला जिसको हम लोग बोले ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, आप नाम यह याद रखेंगे, ऑपरेशन फ्लड चला था किसके अंडर, नेशनल NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। फिर से आई रिपीट, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और आप याद रखेंगे इंडिया में जो ऑपरेशन फ्लड है दूध के उत्पादन के लिए, इसको हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी बोलते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन, जैसे आप यहाँ देखें ना ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसी तरह से व्हाइट रिवॉल्यूशन, दूध का उत्पादन बढ़ा देने के लिए। और इसमें नाम याद रखेंगे, किनका नाम, कुरीन का। कुरीन, डॉक्टर कुरीन, जिनको हम लोग मिल्क मैन के नाम से भी बुलाते हैं, अमूल मैन के नाम से भी बुलाते हैं। अमूल मैन, अमूल जो कंपनी है जिसका व्यवसाय करीब करीब मोर देन 60+ कंट्रीज में होता है। अमूल का प्रोडक्ट का जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वह 60+ देशों में है। और अपने देश में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था कुरीन साहब का। आई होप कि यह सभी टॉपिक आप ऑलरेडी अच्छे से समझे हो और सभी का कॉन्सेप्ट आपको मिला हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथी को भी रिकमेंड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।